श्रोताओं नमस्कार, रेडियो स्नेही सुन रहे हैं आप और रेडियो स्नेही पे आज एक खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन 2.0 शुरू हो चुका है। दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है लॉकडाउन के दूसरे इस सत्र का और आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं जिनसे मैं बातचीत करने वाला हूं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार सीवान से हमारे बीच कुछ मेहमान आए हैं। हमारे बीच मौजूद हैं आज श्री मनोज कुमार सिंह जी, जो कि प्रधान न्यायाधीश हैं पारिवारिक न्यायालय सीवान के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं श्री एनके प्रियदर्शी जी, जो कि सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सीवान के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी, जो कि पैनल अधिवक्ता हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सीवान के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चलते हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी के पास, जो कि प्रधान न्यायाधीश हैं पारिवारिक न्यायालय सीवान के। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, उसके पहले से मैं ये देख रहा हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार और पूरा न्यायालय परिवार कोरोना जागरूकता में लगा हुआ है। क्या क्या कदम उठाए गए हैं अभी तक आपके तरफ से न्यायालय के अंदर और आम जन के बीच में कि लोगों में जागरूकता है? क्या क्या गतिविधियां की गई है अभी तक? सबसे पहले तो मैं आपके रेडियो के माध्यम से सीवान जिले के समस्त वासियों को हार्दिक अभिवादन करते हुए ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही कोरोना वायरस का संक्रमण और उसके संभावित प्रसार को रोकने की बात शुरू हुई, तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर हमारे जजशिप में एक कोरोना कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय होते हैं और उसमें अन्य बहुत सारे सदस्यगण हैं। कुल 6 की संख्या होती है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने आप में एक अलग भूमिका में रहता है, जिसके सचिव इस समय हमारे एनके प्रियदर्शी जी हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने शुरू किया था कि लोगों को शुरुआती दौर में यही नहीं पता चल रहा था कि हमको इस प्रसार के रोकने में हमारी क्या भूमिका है जी। तो उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, हाथ धोने के लिए उनको बताना कि बार बार हाथ धोएं, एक दूसरे से मिले नहीं, भीड़ नहीं इकट्ठा करें। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको ये लगता था कि मैं न्यायालय में नहीं आऊँगा तो मेरे मुकदमे में मेरे विरुद्ध कोई बात हो जाएगी। तो इसको बताने के लिए हम लोगों ने सबसे पहला प्रयास शुरू किया था और पहली बार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर 31 मार्च तक हम लोगों ने ये कहा था कि किसी भी वादकारी के नहीं आने से उनके किसी मुकदमे में उनके विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं होगा। तत्पश्चात ये 14 अप्रैल तक बढ़ा और अब 3 मई 2020 तक। मैं आपके इस बीच में ही ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ पूरे सीवान की जनता को कि जिन किसी का भी सरोकार व्यवहार न्यायालय में किसी भी केस से, किसी भी प्रकार से है, उनको ये आश्वस्त रहना चाहिए कि उनको कभी भी किसी भी विपरीत आदेश का सामना करना नहीं पड़ेगा उनको ना आने से। हमारी गुजारिश है कि वो लोग ना आएँ और भीड़ इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उनके मुकदमों में कोई भी विपरीत आदेश 3 मई 2020 तक नहीं होने जा रहा है। आगे की जो परिस्थितियां होंगी हम लोग पुनः आपके माध्यम से उन सब पहुंचेंगे और अपनी बात बताएंगे। जहां तक आपने बताई बात की और क्या हम लोग कर रहे हैं, तो अभी हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार इस मामले में बहुत ही सराहनीय भूमिका एनके प्रियदर्शी सचिव के निर्देशन में कर रहा है। हम लोगों ने अपने जितने भी पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं उनके सहयोग से सीवान जिले में स्थानों को चिन्हित किया है कि जहां पे ऐसी जनता रह रही है जो प्रतिदिन कमाती खाती थी, जिनको अभी भोजन की समस्या लॉकडाउन से उत्पन्न हो गई थी, उनके मध्य अन्न वितरण का कार्य शुरू किया गया, जिसमें सबसे सुखद पहलू ये रहा कि इसके लिए हम लोगों ने जो कोष जुटाया वो कहीं से सरकारी संसाधन या किसी भी व्यवस्था से नहीं, बल्कि सारे न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने वेतन से पैसा जुटा करके इकट्ठा किया और जिला विधिक सेवा प्राधिकार और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े हुए जितने भी पैनल अधिवक्ता हैं, पीएलवीज हैं, सबके सहयोग से उन क्षेत्रों में जाकर उनको अन्न वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उनको सैनिटाइज किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हाथ धोएं, साबुन भी उपलब्ध कराया जा रहा है उस किट में ताकि वो हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी प्रकार की उनको कोई तकलीफ होती
है तो उनको ये बताया जा रहा है कि वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से तुरंत सहयोग संपर्क करें। यदि आप बताएं तो मैं जिला विधिक प्राधिकार का 2 नंबर देना चाहूँगा ताकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के इस समय सचिव श्री एनके प्रियदर्शी जी हैं। मैं यहाँ के सिवान वासियों से आग्रह करूँगा कि एक नंबर मैं बताने जा रहा हूँ, वो चाहे तो नोट करें। एनके प्रियदर्शी जी का नंबर है 9470712292। पुनः नोट करें 9470712292। और हमारे डीएलएसएस सिवान के एक कर्मचारी रंजीत जी का भी एक नंबर मैं देना चाहूँगा, उस पर भी लोग संपर्क कर सकते हैं किसी परिस्थिति में। रंजीत जी का नंबर है 8825311926। पुनः नोट करें 8825311926। मैं सिवान वासियों से ये आग्रह करता हूं कि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या यदि इस लॉकडाउन में भोजन की, प्रशासनिक ज़रूरत की या किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, कभी उनको चिकित्सकीय सुविधा की ज़रूरत है आवश्यक और वो प्रशासन से या किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव या कर्मचारी जिनका मैंने नंबर दिया है, उनसे अगर ये संपर्क करते हैं, उन तक ये बात पहुँचती है, तो हम लोग उनको निश्चय ही मदद पहुँचवाएंगे, खुद भी प्रयास करेंगे और जिला प्रशासन को भी इस बात की सूचना देंगे। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस हमारे कार्यक्रम में जिला प्रशासन सिवान, पुलिस प्रशासन सिवान का भी हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। और सबसे बड़ा सहयोग यहाँ सिवान के बार एसोसिएशन का मिला है। बार एसोसिएशन ने पहले भी 31 मार्च तक, पुनः फिर 14 अप्रैल तक और अब 3 मई 2020 तक हमारे न्यायिक कार्य से अपने को विरत रख करके उन्होंने भीड़ को रोकने से इतनी बड़ी मदद की है, जिसका हम उनको धन्यवाद कह करके उनके इस योगदान को छोटा नहीं करेंगे। और लेकिन फिर भी ये प्रासंगिक है कि उनको इस बात के लिए हम लोग महसूस कराएं कि हम उनके एहसानमंद हैं। और मैं पूरे बार एसोसिएशन के सभी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जितने माननीय सदस्यगण हैं सबको अपने सिवान व्यवहार न्यायालय की ओर से उनको कोटिशा धन्यवाद देते हैं कि वो लोग सहयोग कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि जो हम लोग दे रहे हैं कुछ अन्न वितरण जो कर रहे हैं, उसमें सूखा अनाज हम लोग दे रहे हैं, ताकि परिवार यदि 2-4 लोगों का हो तो एक पैकेट जो सूखा अनाज हम दे रहे हैं उसमें वो हमारी उम्मीद के मुताबिक 4-5 दिन 6 दिन का कार्य चल जाए, जिसमें आटा है, चावल है, दाल है, सरसों तेल है, नमक है, हल्दी है, साबुन है, मास्क है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें। और जहाँ कहीं उस तरह की स्थिति नहीं पहुँच पा रही है तो चूड़ा और गुड़ का भी वितरण किया जा रहा है। चिन्हित एरियाज में प्रशासन के सहयोग से फॉगिंग कराई जा रही है, सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। और हम लोगों को एक बिहार के सिवान जिले से जुड़ी विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि संभवतः हमारा जिला बिहार में एकमात्र जिला है जो हॉट स्पॉट जोन चिन्हित हुआ है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो लॉकडाउन का पहला चरण था उसमें शायद थोड़ी सी कोई कमी हमसे रह गई है जी, और जिसके कारण हमारी कुछ संख्या कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अचानक बढ़ी थी। लेकिन एक बेहतर बात ये नजर आई है कि उसके बाद से इसको प्रशासन ने बड़ी ही तन्मयता से प्रयास करके रोका है और अब संख्या बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। तो इसके मद्देनजर मैं सिवान की जनता से विशेष गुजारिश करूंगा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि लॉकडाउन के सेकेंड फेज को यदि हम बहुत ही गहराई से, गंभीरता से अगर नहीं लेते हैं, अपना सहयोग नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि हमको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े जी। हम देख सकते हैं कि इंदौर और बम्बई, ये उदाहरण मैं केवल अपने को समझाने के लिए दे रहा हूँ, मेरा कोई इंगित ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रशासन काम नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम चूके तो हम उस परिस्थिति में जा सकते हैं। बिल्कुल हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो लॉकडाउन का सेकेंड फेज 3 मई तक है इसका दृढ़ता से पालन करें और केवल ये सहयोग करना है कि घर में रहें। हाँ, घर में रहें, अपने घर वालों के साथ जो बॉन्डिंग शायद कमजोर पड़ गई रही हो उसको बढ़ाएं और उतने से ही प्रशासन का बहुत ही बड़ा जो है हो जाएगा। एक और भी चीज़, हालांकि हमारे सिवान जिले में तो हम लोगों ने बड़ी ही अच्छी अपनी इस चीज़ को, जिसको हम लोग गंगा जमुनी तहजीब करते हैं, उसका परिचय दिया है। देश के विभिन्न भागों से आ रही है सूचनाएं कि डॉक्टरों पर हमले हो जा रहे हैं,
हाथ जोड़ करके बहुत विनती मैं करता हूं कि हमारे सिवान जिले में डॉक्टर्स को या पारा मेडिकल वॉलंटियर्स जो लगे हुए हैं, जो हमारे पारा लीगल वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, या जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ है, उनका सिर्फ इतना सहयोग कर दें कि उनको आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उनके काम में कोई बाधा उत्पन्न न करें। ये भी बहुत बड़ा सहयोग होगा, और ये सहयोग इसलिए जरूरी है कि वो लोग अपनी ड्यूटी कायदे से निभा पाएंगे। न्यायालय की बात करनी थी तो एक चीज और उसमें जोड़ना चाहूंगा कि न्यायालय का कार्य जो अर्जेंट वर्क है वो रोस्टर ड्यूटी के माध्यम से जैसे पहले चल रहा था अब भी चल रहा है। रोस्टर ड्यूटी का मतलब है कि सेशन डिवीजन के केसेस के लिए एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और जो उसके नीचे सीनियर डिवीजन तक के केसेस के लिए एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और नीचे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये लोग प्रतिदिन आ जाने वाले आवश्यक कार्यों का सारा रिमांड और बेल कर रहे हैं। हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे ई कोर्ट भी फंक्शनल कर दिया है सिवान जिले में। ई कोर्ट के माध्यम से अर्जेंट मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें सिर्फ इतना करना है कि आपको अगर किसी अर्जेंट मामले की सुनवाई करानी है तो आपको फाइलिंग ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन करनी है। हम लोगों ने अपना CIS पे और अन्य जगहों पे अपना ईमेल का दिया हुआ है विवरण, उस पे फाइलिंग होगी और उसकी सुनवाई करके उस पे निश्चित जो आदेश होना है वो हो जाएगा। तो अर्जेंट मामले हम लोग जो है सुन रहे हैं, और पब्लिक की मदद बहुत अच्छी मिली है इस बार। आगे भी मैं चाहूँगा कि पब्लिक ऐसे ही सपोर्ट करे। मेरी अपील होगी सिवान की जनता के लिए कि पुनः मैं कहूँगा कि जैसा आप लोगों ने किया था फिर सहयोग करें, और ये सेकंड जो फेज है लॉकडाउन का, इसके खत्म होने तक हम सिवान को हॉट स्पॉट जोन से निश्चित तौर पर बाहर कर लें। ये मेरी गुजारिश है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। धन्यवाद सर। एक सवाल और आता है, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा अलग है। एक अखबार की एक कटिंग या कहीं से कहें कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और उस दौरान फ़ोटो लेते हैं और वो फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर या कहीं भी शेयर करते हैं तो कानूनन जुर्म है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा कोई कानून है या सिर्फ अफवाह है? नहीं, देखिए, एक कानून हमारा है आपदा के समय प्रबंधन का एक विशेष कानून है, जिसमें तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार किसी भी प्रकार के निरोधात्मक उपाय करने का उसमें विशेष अधिकार प्रशासन को प्राप्त होता है। इस तरह का निरोधात्मक उपाय उसी आपदा प्रबंधन के कानून के तहत किए जा सकते हैं। अलग से IPC में इसके लिए कोई विधान नहीं है, परंतु ये जरूर है। इसके पीछे का अगर हम कारण समझ लेंगे तो हमको लगेगा कि ये कहीं वहां आवश्यक हो रहा है कि कभी हमारा उद्देश्य किसी की मदद करने के बजाय जब प्रचार पाना हो जा रहा है तो उसमें एक और भी चीज है कि हमारे प्रचार के चलते किसी एक व्यक्ति की अस्मिता जो हम फोटो के साथ दांव पे लगाते हैं कि उस व्यक्ति को तमाम लोग जान रहे हैं कि ये असहाय अवस्था में है और इसको कहीं से मदद लेकर के तब अपना जीवन यापन करने की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी मजबूर होता है जीवन अपना जीने के लिए, लेकिन वो ये चाहता नहीं कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। आत्मसम्मान किसी का भी रक्षा होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये कानून है कि नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम किसी के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उसकी मदद करें, ये ज्यादा जरूरी है। जी।